गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ कल हमने आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाया था, जो कि 2024 बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पाठ से हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज इस पाठ को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ यदि आपने स्टार एकेडमी चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सब मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन हर एक गरीब बच्चों की हेल्प हो सके जिनके पास पैसे का अभाव होता है और ये अशिक्षित रह जाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पर। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। ये बहुत पहला स्टेंजा जो गद्यांश है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है। जैसा कि भूमि, जन, राष्ट्र 3 चीज़ों के सम्मिश्रण से बनता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला भूमि, दूसरा जन, तीसरा संस्कृति। इन तीनों के सम्मिश्रण से एक राष्ट्र क्या तैयार होता है? राष्ट्र का ठाठ तैयार होता है। तो चलिए चलते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये प्रश्न काफ़ी बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि किन 3 तत्वों को मिलकर राष्ट्र बनता है। तो भूमि, जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का सम्मेलन बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह कब से है? वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। समृद्धि माने उन्नति, सचेत माने जागृता होना या जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिक कहते हैं पृथ्वी से संबंधित। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी, अर्थात बलवान होगी। बलवती का अर्थ है बलवान। यही पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में कि पृथ्वी ये सच्चे अर्थों में क्या है। तो पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। निर्मूल का अर्थ होता है बिना जड़, अर्थात बिना जड़ के, जड़ विहीन। निर्मूल का अर्थ जड़ विहीन होता है। राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर यानी कि बीज या उकवा, पल्लवित माने प्रफुल्लित होगा और उगेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आगोपांत मतलब आदि से लेकर अंत तक यानी पूरे शरीर की जानकारी प्राप्त करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आद्योपांत का अर्थ होता है आदि से लेकर अंत तक। आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश 2024 बोर्ड के लिए। तो आप काफ़ी और ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको इसमें क्लियर दिखाई नहीं देता है तो आप यूट्यूब की क्वालिटी को 360p पर करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। इसी के साथ चलते हैं अगले गद्यांश पर। इस कर्तव्य के पूर्त सैकड़ों हजारों प्रकार से होने चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग यानी सभी, सांगोपान का अर्थ होता है सभी उपअंगों का, अर्थात सभी अंगों का अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंद प्रदायक कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्र से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। तो चलते हैं तीसरे गद्यांश पर। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को
बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि का अर्थ होता है सीमा या बाउंडेशन के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों के परिवर्तित प्रत्येक तृणलता का अर्थ होता है तृण मानी तिनका, लता मानी वेल, यानी लता तृण की यानी तिनके की लता, तृणलता मानी वेल, और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट अथवा कपाट का अर्थ होता है दरवाजे या खिड़की, कपाट खोलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश यूपी बोर्ड 2024 के लिए इस चैप्टर से हर साल प्रश्न बनता ही बनता है, तो आपको ये बहुत ही कायदे से पढ़ना है। धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती माता वसुंधरा किस कारण से कहलाती है? धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पृथ्वी के गर्भ में किसको पोषण मिला है? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित माने अनेक प्रकार के, अगणित का अर्थ होता है अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय यानी उन्नति, हमारे भावी आर्थिक उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांत विभिन्न प्रकार, नाना भांत के अनगढ़ नग विंड की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। तो चलते हैं अगले गद्यांश पर। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल न हो। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसी के साथ ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का ध्यान के लगा लीजिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्रियां भरी हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए महासागर में जो जलचर का अर्थ था जल में रहने वाले जलचर एवं रत्नों की रश्मियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय मानी लक्ष्य, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, यह ध्येय हो कि में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। अब सेकंड उस पर चलते हैं। जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है? तो राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य है, जन है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिश्रण से ही
राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन और पृथ्वी के साथ मिलकर राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है। जन के कारण ही, मनुष्य के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हुई है अर्थात करती है। मनुष्य के द्वारा ही पृथ्वी को माता भूमि की संज्ञा प्राप्त हुई है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमिश पुत्रम अयम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावनाओं से राष्ट्र निर्माण के अंग उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, जन और भूमि का संबंध अचेत और जड़ बना रहता है। अचेत माने सोए हुए अवस्था में और जड़ माने मूर्ख के समान या जड़ के समान बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्या, नमो मात्रे पृथिव्या। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति अथवा दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन अर्थात सदियों तक जीवन आश्रित अर्थात टिका हुआ रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारियों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्काम धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता प्रेम पुत्र के आर्ध पतन अर्थात उसके पतन की ओर को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश आप लगा लीजिए, हर साल आने वाला गद्यांश है ये। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। पृथ्वी पर बसने वाले जन कैसे हैं? बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो पृथ्वी के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार कैसा है? तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इसी प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण में मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियां के लिए समान क्षेत्र है।
समन्वय अर्थात जुड़ाव। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक का कहने का मतलब क्या है? यदि किसी मनुष्य की एक उंगली में चोट लग जाती है तो उसके पूरे शरीर को कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार यदि राष्ट्र में एक व्यक्ति पिछड़ा हुआ है या गरीब है, अगर वो पीछे रह जाता है तो राष्ट्र समृद्धि की ओर नहीं जा सकता। तो कवि ने कहा है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार निर्मलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावनाओं से संचालित होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश आप एक बार फिर लगा लीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं ये यूपी बोर्ड 2023, 24 और 21, 22 हर साल आने वाला गद्यांश है। जन का प्रवाह अनंत है। जन का प्रवाह कैसा है? जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य अर्थात तादात्म्य का अर्थ होता है संबंध प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही अर्थात संततवाही कहते हैं बहता हुआ जीवन। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो चलते हैं संस्कृति की ओर। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की शाश्वत प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित अर्थात विहीन कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप अर्थात पुष्प पेड़। जीवन के बिटप का अर्थ होता है पेड़ वृक्ष। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और जो कर्म के क्षेत्र में जो जार रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उसके प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक माने अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहगुणता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता माने बेल होता है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अवधेय भाग में उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन या समन्वय से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। अविरोधी माने कोई विरोध करने वाला ना हो।
उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदी के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद मानी आमोद प्रमोद का अर्थ होता है मनोरंजन। आमोद प्रमोद का अर्थ क्या होता है? मनोरंजन। अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों रूपों से साकार होता है या बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय हैं वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हैं, उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावनाएं ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के स्वास्थ्यदायक हैं। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों के चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उससे तेज और अपने भावी जीवन में संस्कृति देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान के पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो आज राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ यदि आपने स्टार अकेडमी चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब बच्चों के पास शेयर कीजिए जिनके पास पैसे का अभाव होता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे अशिक्षित रह जाते हैं। तो आप